साई राम बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी घर में सुरक्षित होंगे और आगे की हिंदी की वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम वितान का आगे का पाठ देखते हैं। आज हम वितान देखेंगे। वितान में हम आज पाठ 3 लेंगे जिसका नाम है आलो अंधारी। हमारे 2 में से एक पाठ हो गया था राजस्थान की रजत बूंदे, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी थे। अब हम आलो अंधारी लेंगे जिसकी लेखिका हैं बेबी हलदर। ठीक है, यह लेखिका एक बंगाली है और इन्होंने अपने ही जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। तो इस प्रकार से आज का विषय हिंदी, उपविषय गद्यखंड, प्रकरण आलो अंधारी, लेखिका बेबी हलदर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये बेबी हलदर हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। यह एक संघर्षशील गरीब परिवार की एक कामगार औरत थी और घर घर में काम करके बच्चों का पेट पालती थी। इनको कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन एक जहाँ पर ये पहले काम करती थी उस घर के सामने एक लड़का रहता था। उस लड़के के द्वारा एक मकान में इसको काम मिला। वह भी बंगाली थे और उनके द्वारा वह एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई हैं और उनकी पुस्तक भी छपी है जिसका नाम है आलो अंधारी। ठीक है, तो आलो अंधारी का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे से उजाले की ओर। तो इसका अंधेरे से उजाले की ओर यही नाम क्यों रखा है? क्योंकि जो अंधेरा था इनके जीवन में, संघर्ष थे, जो इन्होंने कष्ट सहे थे, तो उससे जूझती हुई यह लेखिका एक उजाले की ओर गई और एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। तो इसलिए आलो अंधारी इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा। जो यह पुस्तक है ये इनकी आत्मकथा है, इनकी अपनी कथा है। तो आइए इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा पाठ है, पाठ 3 आलो अंधारी, लेखिका बेबी हलदर। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। जो लेखिका थी बेबी हलदर, वह एक किराए के मकान में रहती थी। हर समय वह यही सोचती रहती थी कि काम नहीं मिला तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। और वह सुबह उठते ही अपने काम की खोज में निकल जाती और सोचती कि कहीं मुझे काम मिल जाए। उसे चिंता यही सताती थी कि महीना ख़त्म होने पर वह किराया कैसे देगी। कम किराए में कोई घर भी नहीं मिलेगा और काम के साथ वह अपना घर भी ढूंढ रही थी जो कम किराए में उसे घर मिल जाए। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे, काम कहीं भी नहीं मिल रहा था। वह किसी के घर में काम करती थी, वहाँ से भी वह किसी कारण से उसे काम को छोड़ दिया था। वह बच्चों के बारे में चिंतित रहती थी और अकेले रहते देख आसपास के लोग भी उससे तरह तरह के सवाल करते थे कि तुम्हारा स्वामी कहाँ है। स्वामी कहते हैं पति को। तो यहाँ पे पति के लिए पूछा गया था, क्योंकि औरत क्या करती है, औरत औरत की दुश्मन होती है। औरतें औरत को अकेले देख के उससे कई तरह के सवाल करती हैं, उसके पति के बारे में पूछती रहती हैं। तो इस प्रकार से वह बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो किसी के पास भी नहीं बैठती थी। तो इधर उधर जाके वो काम ढूंढती रहती थी। तो उसके घर में जहाँ में वो पहले काम करती थी, उसी मेम साहब की कोठी के सामने एक सुनील नाम का लड़का रहता था जो 30-32 साल का युवक था। वह मोटर चलाता था। तो ये ध्यान रखना कि उस लड़के का नाम क्या था, सुनील था। और वह कितने साल का था, 30-32 साल का था। ठीक है, और वह मोटर चलाता था। वह उससे भी जानता था लेखिका को, और इसलिए लेखिका ने उसे भी काम के लिए कह रखा था कि कहीं काम हो तो मुझे बताना। तो एक दिन रास्ते में मैं जब काम ढूंढने जा रही थी तो सुनील को वह लेखिका मिली। उससे उसने पूछा कि तुम उस कोठी में अब काम नहीं करती हो? तो उसने कहा हाँ, 1.5 सप्ताह हो गया मैंने वह काम छोड़ दिया है। तो फिर सुनील ने कहा कि
ठीक है, मैं तुम्हें कोई काम बताऊंगा। तो एक दिन दोपहर में वह लेटी हुई थी बच्चों को खाना वाना खिलाकर, तो तभी दरवाजा पे खटखटाहट हुई। तो लेखिका ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ देखा सुनील खड़ा है। तो सुनील को देख के उसने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। तो वह किसी के यहाँ ले गया। तो वहाँ जाकर काम के लिए ले गया था। उस घर में काम वाली की ज़रूरत थी। तो जो वहाँ पे साहब थे, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम बंगाली हो? तो इसने कहा हाँ मैं बंगाली हूँ। फिर इधर उधर की बातें हो रही थी जो औरतें काम करती थी। तो जो वहाँ साहब थे उन्होंने कहा कि जो औरत पहले यहाँ काम करती थी मैं उसे 800 रुपये देता था। वह उसे कितने रुपए देता था? 800 रुपये देता था। ये ध्यान रखना कि पहले काम करने वाली औरत को वह कितने रुपए देता था? 800 रुपये देता था। तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा काम देखकर पैसे बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कितने बजे आऊँ? तो उन्होंने कहा कि मैं सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ, तो आप सवेरे जल्दी आना। तो फिर लेखिका ने कहा मुझे तो बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, तो मैं 6 से 7 बजे तक आऊँगी। लेखिका ने कितने बजे कहा? 6 से 7 बजे तक आने के लिए कहा। इतना कहकर जैसे ही वे चलने लगी, तो लेखिका को यह लगा कि वे कुछ उससे कहना चाहते हैं। तो सुनील जाने लगा, तो उसने लेखिका ने सुनील को भी रोक लिया कि तुम मेरे साथ जाना। तो थोड़ा रुक जाने को कहा तो वह, लेकिन सुनील ने कहा तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। तो फिर लेखिका ने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने मतलब कि जो जिसके यहाँ काम करना था, उन्होंने कोई पैसों की बात नहीं उठाई। सिर्फ इतना ही कहा कि कल से तुम काम पर आ जाना। अगले दिन जैसे ही वह काम पर आई, तो दूर से 35-40 वर्ष की एक विधवा उसी घर से निकल रही थी जिस घर में वह काम करने गई थी। तो वह कितने वर्ष की थी जो उसके यहाँ पहले काम करी थी? 35 से 40 वर्ष की विधवा थी वो। ये ध्यान रखना, जो मैं आपको नोट करने के लिए कह रही हूँ ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना। और वह औरत भी बंगाली थी, और वह बाहर आते हुए उसे गाली दे रही थी लेखिका को, क्योंकि वह उसकी जगह रखी गई थी। तो फिर लेखिका को समझने में देर नहीं लगी कि मैं यहाँ काम पर आई हूँ इसकी जगह, इसलिए ये मुझे गाली दे रही है। तो उसने उस औरत से कहा कि अगर मेरे को मालूम होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। तो इस प्रकार से लेखिका ने कहा कि मुझे कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम जाकर साहब से कहो, हो सकता है वह समझ जाएं। लेकिन जब वह आई थी तो साहब क्या पानी दे रहे थे अपने पौधों में, अपने बगीचे में। तो वे आए और वे साहब उसे लेखिका को समझा बुझाकर अंदर ले गए। उसी प्रकार से उन्होंने बस उस दिन से उसने खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर लेखिका जाने लगी। और वह इतनी जल्दी काम करती थी कि घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। तो एक दिन साहब ने उससे पूछ लिया कि तुम इतना ढेर सारा काम कैसे कर लेती हो और इतनी अच्छी तरह कर लेती हो, यह काम तुमने कहाँ से सीखा? क्योंकि साहब उसका काम देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे उससे, और उसकी प्रशंसा भी करते थे। तो इस प्रकार से फिर लेखिका ने कहा कि यह काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, मैंने बचपन से ही सीखा हुआ है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ, क्योंकि बचपन में उसकी माँ मर गई थी और बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, तो इसलिए उसे पढ़ने लिखने का भी मौका नहीं मिला था, तो इसलिए उसने घर के काम ही सीखे थे। तो इस प्रकार से वह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक अपना काम करके चली जाती। तो बीच बीच में साहब क्या करते थे, उसे इधर उधर की बातें भी पूछ लिया करते थे। तो एक दिन उनने उसके बच्चों के बारे में भी पूछा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है? तो फिर लेखिका ने कहा कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा संयोग कि मतलब ऐसा अवसर ही नहीं मिला। और फिर भी मैं चेष्टा करूँगी। चेष्टा कहते हैं कि फिर भी मैं इच्छा करूँगी। चेष्टा कहते हैं इच्छा करना, कि फिर भी मैं इच्छा करूँगी कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और बड़े आदमी बन जाए।
तो एक दिन उन्होंने साहब ने उसे बुलाकर कहा कि तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर यहाँ आ जाना। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा। तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। तो इस प्रकार से लेखिका खुश हो गई कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। तो वह प्रतिदिन अपने बच्चों को लाती और स्कूल में छोड़ देती और जाते समय अपने साथ ले जाती थी। तो बीच बीच में क्या करते थे कि साहब उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी देना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार से दिन बीत रहे थे। तो फिर लेखिका के मन में एक बात आई कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए। अगर मैं यहीं पर काम करती रहूँगी तो मैं बच्चों को कैसे पालूँ पोसूँगी और घर का किराया भी कैसे दूँगी, क्योंकि इतने पैसे में तो काम नहीं चलेगा। तो वे किसी कहीं और भी काम में ढूंढने लगी। साहब को भी कहा कि कहीं और अगर किसी को ज़रूरत है काम वाली तो मुझे काम बताना। तो उन्होंने कहा हाँ मैं अवश्य बताऊँगा, लेकिन मुझे काम ढूंढना नहीं जाना है। तो उन्होंने जो साहब ने कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि कहीं काम ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो उन्होंने मना कर दिया, फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। ये सोचकर मैं अपने दादा लोगों के पास आसपास ही घर ढूंढने गई। दादा कहते हैं बड़े भाई को। तो वह बड़े भाई अपने जो उसी है उसी घर अपने बड़े भाई के घर के आसपास घर ढूंढने गई और वहाँ हो सकता है कि अच्छा घर मिल जाए। उससे घर मिल भी गया। उसी दिन पुराना घर छोड़कर वह उसमें चली गई थी। जब वह अपने बड़े भाई के पास गई घर ढूंढने के लिए तो जीरो से घर मिल गया और वह उस घर को छोड़कर वहाँ पर चली गई नए घर में। इस घर का भाड़ा तो 5 रुपये ही था। 5 रुपये ही था, ये ध्यान रखना। कितने रुपए था जब उसने नया घर ढूंढा? वो 5 रुपये था। लेकिन वहाँ कोई भी वॉशरूम वगैरह नहीं था। वह उसके लिए बाहर जाना पड़ता था। वहाँ पे गंदगी बहुत थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे रहना ही पड़ा। उसने सोचा कि यहाँ सब इस तरह रहते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूँगी। वह भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। मतलब है कि यहाँ वह समस्या छोड़ के वहाँ पर वही समस्या फिर से सामने खड़ी हो गई है और वे भी उसके बारे में कुछ कुछ बातें करने लगे हैं। कोई सामने पूछ लेता है और कोई दबी जुबान से कहने लगता है। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती थी। इस प्रकार से दिन बीतते। मैं एक ही कोठी में काम करते, कैसे काम चलाऊंगी, कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी। मुझे और 2 कोठियों में काम नहीं मिला तो पैसे का कैसे गुजारा होगा। तो मतलब वह हर समय यही सोचती रहती थी और मैं रोज़ साहब से पूछती कि काम मिला नहीं मिला। तो लेकिन साहब फिर भी टाल देते थे। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते और मुझे लगता कि जैसे वह चाहते ही नहीं है मैं कहीं और काम करने जाऊं। मुझसे सब होगा नहीं और होगा भी तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात करके मुझसे पूछा। मतलब है कि साहब ने उनसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है? शर्म से मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। मतलब है कि सामने ये एकदम से ये पूछ लिया कि संकोच भी किया कि तुम्हारा खर्चा कितना हो जाता है, लेकिन बेबी ने कुछ नहीं कहा शर्म के मारे और चुप हो गई। और जो साहब है साहब ने भी दोबारा से उनसे नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर जाना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम कर वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि बर्तन पोंछ रहे हैं, वह कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती तो पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है। दरकार कहते हैं क्या ज़रूरत है। तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते, क्योंकि जो साहब थे साहब के मन में उनके प्रति जो लेखिका के प्रति थी, ये कहेंगे कि तरस तो नहीं कहेंगे, एक अपनापन सा आ जाता है। घर में कोई काम कर रहा है तो ये भी सोचते हैं कि हाँ चलो इसकी हम सहायता कर देते हैं। वह इधर उधर का बहाना बना कर टाल देते थे। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता था। वहाँ कोई भी मेरे काम को वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं देखता कि कुछ कर भी रही है या नहीं। सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ नहीं थे। वह जिस तरह
से मुझे देखते उससे मुझे लगता कि जैसे सोच रहे हो इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी हूँ उन्होंने मुझे लगता है कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। मतलब एक ही साहब जो लेखिका को देखते थे तो एकदम से उससे मन में लगता था कि मतलब किस कष्ट के मतलब कि कौन सा कष्ट है इसे मतलब कि जिसको मैं दूर कर दूं। मतलब वह हर समय उसके बारे में चिंतित रहते थे जो साहब थे उनके। मतलब ऐसा परिवार मिलना बड़ा ही मुश्किल है जो नौकरों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सके, है ना। ये ध्यान रखना कि लेखिका के सामने कितनी समस्याएं आ रही हैं, ये एक प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ। तो वह अपनी दिनचर्या जैसे बताने लगी हैं। तो वह बोले, अच्छा फिर जो तुम काम ढूंढ रहे हो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। तो उसने लेखक ने कहा इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या। तो बिना किए का चारा भी नहीं है। मतलब है कि काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना है। मतलब उसने अपनी मजबूरी बताई है। तो फिर इसको सुनते ही उन्होंने कहा कि देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी। तो साहब ने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी कि वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। लेखिका सोच में पड़ गई कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि इस तरह से चिंतित होता है अपनी नौकरानी के बारे में। वह खुश थी कि हाँ साहब उसका इतना ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा, देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप भाई माँ बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझसे साफ साफ कह सकती हो। तो मतलब ये देखो कि साहब कितने अच्छे थे कि वो ये कह रही कि सब कुछ परेशानी तुम मुझसे कह सकते हो। मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी जैसा भी हूँ, भाई भी हूँ, माँ भी हूँ और बंधु कहते हैं मैं दोस्त के समान भी हूँ। ठीक है। तो इन्होंने इतनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे से निसंकोच होकर सब कुछ कह सकती हो। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं। तातुश कहते हैं अपने से बड़ों को। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान करते हैं तो तातुश कहकर पुकारते हैं। तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। मतलब कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने साहब ने। तो उसी दिन से जो लेखिका थी उससे उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वे बहुत खुश होते थे। मतलब है कि जब भी लेखिका उन्हें तातुश कहकर बुलाती थी तो वे खुश हो जाते थे और वह भी उसे अपनी लड़की के समान ही समझते थे, उन्हें अपनापन देते थे। तो लेखिका को उस घर में कभी भी परायापन नहीं लगा। जो तातुश थे, तातुश के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे? 3 लड़के, ये ध्यान रखना। कितने लड़के थे? 3। उस समय तक मैंने एक ही देखा था। मतलब कि एक लड़का उनके पास रहता था तो अधिकतर उसने वही लड़का देखा था। वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मतलब वह लड़का घर में एकदम शांत रहता था। मतलब ज़्यादा बोलता नहीं था। वह किचन में काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वह स्वयं चाय बना लेता था। तो मतलब जो लड़का था वह सबसे छोटा था और वह बोलता भी नहीं था। उसे अगर किसी काम की ज़रूरत थी, अगर चाय की ज़रूरत है तो वो अपने आप ही कर लेता था। यह उसकी आदत थी कम बोलने की। सबसे छोटे लड़के की कैसी आदत थी? कम बोलने की। इस पे ध्यान रखना। सबसे छोटे लड़के की आदत क्या थी? कम बोलने की। वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुश ने एक दिन बताया था कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने मेरा बड़ा लड़का मानो तुम्हारा बड़ा भाई। मतलब है कि कितनी अच्छी बात कही है कि जब उनका बड़ा लड़का आया तो उसने लेखिका को कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई आ रहा है। तातुज इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मतलब है कि जब वो ऐसी बातें करते थे तो लेखिका खुश हो जाती थी कि इतना अपनापन तो मुझे किसी भी परिवार में नहीं मिल सकता था। दो एक दिन बाद मैं सवेरे काम करी थी। तातुश ने मुझे बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है। मतलब उन्हें
कहीं और से घर के बारे में पता लगा, तो उन्होंने बेबी से कहा। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने घर बदल लिया है। तो फिर उन्होंने बताया, मतलब तातुश ने कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया है, मुझे चुप देख उन्होंने कहा तुमने ठीक नहीं किया। मतलब तातुश को बहुत बुरा लगा कि जब मकान बदल लिया फिर भी उसने नहीं बताया था। तो उसने सोचा कि मुझसे भूल हुई है, एक बार बताना तो चाहिए। तो मतलब लेखिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे ने बताने से बहुत दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चलेगा। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं कभी सोच रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चल गया होगा। तो तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो तब पता चला कि तुम चली गई हो। तातुश ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिल गया था। तो उन्होंने देखकर सुनील से पूछा, बेबी क्या आपके घर यहाँ काम नहीं करती? तो ने तातुश के पूछने पर कि ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद अब आपके पास नहीं है। तातुश मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो कुछ पता ही नहीं चलता है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। यह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। तो ये देखिए कि एक प्रश्न आ सकता है कि तातुश को उसके मकान बदलने के बारे में किससे पता लगा? तो किससे पता लगा? सुनील से, क्योंकि सुनील ने ही तातुश को बताया था। तो ये देखिए तातुश है, इनके पिता के समान है, और ये बेबी हालदार है। ठीक है। अब आगे है कि जब वो डस्टिंग करने ऊपर चली गई, वहाँ कमरे में 3 अलमारियाँ थी और उनमें किताबें भरी हुई थी। उन्हें देखकर जो लेखिका है, लेखिका का मन पढ़ने को करने लगा। मेरे मतलब लेखिका के मन में बात उठी कि इन्हें कौन पढ़ता होगा। लेखिका किताबों को देखकर सोचने लगी। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी, बंगाली भाषा में काफ़ी किताबें रखी हुई थी उसमें। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहाँ आ गए। मतलब जब वो डस्टिंग कर रही थी और किताबें देख रही थी, क्योंकि लेखिका को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन संघर्ष इतना था उसके जीवन में कि वह आगे पढ़ लिख नहीं सकी। तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो लेकिन वह जो इच्छा थी वह दबी रह गई थी। लेकिन यहाँ पे जब किताबें देखी तो उसके मन की इच्छा फिर से उभर आई है और किताबें वह खोलकर देखने लगी। जब वह किताबें खोलकर देख रही थी, एकदम से वहाँ पर तातुश आ गए। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बताया कि वो देखकर चुपचाप चले गए। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर कि मन की बातें मन में ही दबा कर, मन महसूसना, मन की बातें मन में ही रह गई और ऊपर हंसी हंसकर जाने लगी। मतलब उसने कोई जवाब नहीं दिया, हंसकर वो आगे चली गई। उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल नहीं जानती हो? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन ये जानने नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? तो मैंने कहा 6ठी 7वीं। तो लेखिए कहाँ तक पढ़ी थी जब तातुश का काम करी थी? 6ठी 7वीं तक। ये ध्यान रखना। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा ये मेरी बात सुन तातुश कुछ सोचने लगे। उन्होंने उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। मतलब कि वे फिर से चुप हो गए। अगले दिन मैं आई तो मुझे देखकर वे हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। मतलब कि जो तातुश थे हर समय मुस्कुराता चेहरा था। देखकर लगता था कि मन में गुस्सा है ही नहीं। मतलब उनके चेहरा एकदम शांत था। बोलते भी बहुत धीरे धीरे थे वे। उन्होंने देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती। मतलब है कि तातुश को देखकर लेखिका को कौन याद आता है? श्री रामकृष्ण। हमेशा ध्यान रखना है इसको। याद आते थे। वे इधर की न जाने कितनी बातें मुझसे करने लगती। तातुश के पास खड़ी यह सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है?
तो मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कहीं तो है, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय, ये सब ये लेखक उसको याद थे। मैंने इन लोगों का नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से देखने लगे, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। मत है कि जो लेखिका लेखिका के मन में निराशा घर कर गई थी। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, क्योंकि तातुश ने फिर से हिम्मत बनाई उसको। अब मुझे को देखो, अब तो पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रखी छोड़ी है, मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते। मतलब कि तातुश ने उसको कहा कि जब मैं अब भी इस उम्र में पढ़ता हूँ और तुम तो अभी पढ़ सकती हो, तो कोशिश करो तो हो सकता है। उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली। मतलब कि लेखिका को ऊपर ले गए वे और वहाँ से उस किताब निकाल कर कहा कि लो तुम ये किताब लो, पढ़ तो ठीक ही लूँगी। फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या, फिर सोचा कह दूँ मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमाए में बेला तस्लीमा नासरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी कि न कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वह बोले, ये तुम किताब ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। तो मतलब है कि उसने पहले तो संकोच किया कि कहीं मैं गलती ना पढ़ लूँ, लेकिन उन्हें जब हिम्मत बनाई तो उसने पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घर ले जाओ, इसको आराम से पढ़ना। तो जो लेखिका थी वे किताब लेकर घर आ गई और रोज उसमें 2-2 पेज पढ़ने लग गई। इस प्रकार से वह पढ़ती थी। उनकी बातें अनसुनी, मतलब जो लोग आसपास के थे उनकी बातें अनसुनी कर देती थी। अब उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था जो आसपास के लोग उसे बोलते रहते हैं। किताब पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे तुमने ठीक से पढ़ा है? तो मैंने कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह मेरा ही काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुश ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तो तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या वो सोचने लगी। मतलब है कि जब उसने तातुश ने उनको कॉपी और पेन दिया तो आश्चर्यचकित भी रह गई थी कि हाँ इस पर मैं लिख सकती हूँ। लेकिन फिर वे सोच में पड़ गई थी। फिर तातुश ने कहा कि क्या सोच रही हो? तो वह चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। मतलब है कि वो फिर से निराशा आई उसके मन में। तो वह जरूर लिख सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। मतलब तातुश ने कहा कि तुमसे जैसा भी लिखा जाए वैसे ही लिखना। और ये लेखिका पेन और कॉपी लेकर घर वापस आ गई। उसी दिन एक पेज रोज लिखने लगी। वो है कि अपने जीवन, उन्होंने कहा था कि तातुश ने, तुम अपने जीवन की कहानी भी लिख सकती हो, जहाँ से शुरू हुई तुम्हारी कहानी वह तुम इसी वो कॉपी में लिख सकती हो। वह किताब भी पढ़ती थी और लिखती भी थी। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते, कुछ लिखा या नहीं? यदि मैं हाँ कहती तो वे खुश हो जाते और कहते कि तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। और किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि आसपास के लोग एक दिन नींद सो भी चुके होते हैं। नींद टूटने पर वे देखती कि मैं जगी हुई हूँ। सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता है, बताओ तो तुम भी इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती कि हूँ, कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी। फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, बाथरूम की असुविधा थी। मतलब ये देखिए कि कितनी परेशानियाँ थी उसके सामने। तो इसको आप ये नोट करना कि वहाँ पानी की असुविधा थी, बाथरूम की भी असुविधा थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था वहाँ पे। तो इतनी सारी परेशानियाँ थी उस घर में।
सवेरे कोई वहाँ पे वॉशरूम के लिए घुसता तो दूसरे को वहाँ इंतज़ार करना पड़ता था। बहुत परेशानी थी वहाँ पर। और जब वॉशरूम जाते तो पीछे से वहाँ सूअर आकर तंग करते थे। तो इस प्रकार से लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ पानी की बोतल लेकर वॉशरूम जाते थे। वहाँ आकर बोतल से मारे या सूअर को भगाए, मतलब है कि वहाँ वॉशरूम में भी सूअर आ जाते थे। तो इस प्रकार से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो वो है कि मुझे तो देख सुनकर ही बहुत ख़राब लगता था। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम वाथरूम है या नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहाँ नहा धोकर निमट कर जा सकती हो। उस दिन मैंने वहीं वह सब याद करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने लगती कि इतनी देर क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो अकेली औरत रहते तो उसके बारे में इधर उधर की बातें होती हैं। तो यहाँ पे भी यही समस्या थी। अगर थोड़ी देर होती तो वह पूछने लग जाती। कभी वे जानना भी चाहती थी कि मैं कहाँ जाती हूँ। उसकी बातें सुनकर गुस्सा भी आता था लेखिका को, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी थी रहने के लिए, सुनना भी पड़ता था। घर का भाड़ा देने में तो नागा नहीं करती थी, लेकिन माँ की समस्याएं देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब कि लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। तो वो इतना दर्द क्यों होता है। मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती थी। वह पुरानी कोठी की सहेली थी। मतलब है कि वह कभी कभी केवल एक ही औरत से मिल जाती थी। किससे मिलने जाती थी? जो थी लेखिका सविता से, जो सब सच्ची सहेली थी उसकी। और वह पुरानी कोठी की सहेली थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसकी सहेली का क्या नाम था? सविता। ठीक है। कभी कभी मुझे अगर ये देर हो भी जाती है तो सब मुझे ऐसे देखते थे जैसे कोई मैं अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती हो? और तेरा स्वामी नहीं है, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने फिरने का क्यों शौक है? क्या दरकार है? दरकार कहते हैं ज़रूरत को। मैंने ऊपर ही बताया, तुझे घूमने फिरने की क्या ज़रूरत है इतनी? तो यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से सब औरतें उसको इस तरह से बातें करती थी। तो जिसको सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी लेखिका, अगर मेरे स्वामी मेरे साथ रहते तो कहीं मुझे ऐसी बात नहीं करते थे, कोई मेरे बारे में इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। उनके साथ रहकर अरे जब लेखिका का स्वामी उसके साथ था तो उसे कहाँ इतनी शांति मिली थी। और ये तो क्या, वह कहीं घूमी फिरी भी नहीं थी। उसका पति उसे कहीं घूमने फिरने और कभी शांति भी नहीं मिली थी। उसके होते हुए बाड़े के लोगों की क्या क्या बातें सुननी पड़ती थी। मतलब कि जो मोहल्ले के लोग हैं बहुत बातें सुन, भाड़ ये मिसप्रिंट है, यह भाड़े भाड़े कहते हैं जो मोहल्ला होता है। तो मोहल्ले को कहा गया है कि मोहल्ले की बातें भी बहुत सुननी पड़ती थी। मतलब स्वामी के रहते हुए भी सुननी पड़ती थी, और जो अब नहीं है तो उनके ना रहने पे भी उसे इधर उधर की बातें ही सुननी पड़ती है। तो इस प्रकार से वे क्या करती है, आग बंद किए हुए, कान बंद किए हुए आगे निकल जाती है। मतलब वो बात ही नहीं करती। तो हम आज यही तक लेंगे। तो इतना आपने देखा होगा कि लेखिका को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब ये इससे आगे आगे की वीडियो में। साई राम, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना गृह कार्य अच्छी तरह करते रहिए। जो मैंने आपको नोट करने के लिए दिया है वो अपनी रफ नोटबुक में नोट करके रखिए, जिससे आपकी परीक्षा में वह काम आएगा। ठीक है, जिससे आप भूल नहीं पाओगे। ओके, साई राम।